तो आज अपन आगे चलते हैं। आज अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे पहले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या डेरिवेशन होता है और उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है। ठीक। सबसे पहले अपन ने क्या जाना था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है और इस रैंडम मोशन के कारण कोई नेट करंट नहीं होती है। देयर इज नो नेट करंट। और हम कहते हैं कि एक कंडक्टर में अगर बाहर से हम बैटरी ना लगाएं तो उसमें कोई नेट करंट फ्लो नहीं होगी। फिर क्या करते हैं कि अब मान लो मैंने बाहर से एक बैटरी लगा दी। बैटरी मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, कंडक्टर में बाहर से एक बैटरी लगा दी। ये कंडक्टिंग वायर मान लो कोई सा भी, यहाँ मैंने बाहर से एक बैटरी लगा दी। तो ये बैटरी क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ये एक तरह से इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल है। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थर्मल मोशन के अलावा ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लोली मूव करना। इन सब में लेफ्ट की तरफ मोशन आ जाएगी ना। धीरे धीरे ये आपस में टक्कर करके चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है राइट की तरफ। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स आएगा लेफ्ट की तरफ। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी इसमें वो होगी राइट की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। अब मुझे इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो जिससे ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं उसे कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है ना। तो दो कोलिजन्स के बीच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो रहा है, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो 0 हुई, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच इसकी वेलोसिटी को या इसके एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिखोगे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस ई, इसका चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। ये इसका एक्सेलरेशन होगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने एक्सेलरेशन से वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना। अब मैं कहूँ इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ। ठीक। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इनके बीच का टाइम क्या आता है? आपको याद हो तो टाउ। मैंने कहा था ना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम गैप क्या आता है? उनके रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल। तो अगर मैं कहूँ कि इनकी इसमें क्या वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। इसे तो u प्लस 80 होगा, बट वो सारे का जब एवरेज लेते हैं ना तो u वाली टर्म का एवरेज 0 आ जाता है। सबका जब लोग एवरेज v इक्वल टू, देखो ऐसे एक्चुअली क्या लिखेंगे, मतलब रियल में बताऊं तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 t1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a2 t2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a3 एंड सो ऑन। फिर इन सबका सम करते हैं, मतलब सबका मीन लेते हैं, तो वो u वाले का मीन 0 आ जाता है। तो अपन उसको नेट की टर्म में मैं लिख रहा हूँ, एवरेज की टर्म में। एवरेज एक्सेलरेशन इनटू ये एक तरह से एवरेज टाइम, u एवरेज 0 आ जाएगा। तो v एवरेज को मैं लिखूं अगर, तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाइम इज टाउ, है ना। ये एवरेज टाइम ही होता था कि दो किसी इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम निकल के आता था, मीन टाइम, है ना, या रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंक्शन आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट, तो माइनस लिखे ना लिखे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, है ना। माइनस का मतलब हम यहीं पे समझ चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो आगे से मैं जब वैल्यू लिखूंगा तो ये माइनस के चक्कर में अपन नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं माइनस का मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, e इंटू ई टाउ बाय एम। ठीक। तो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू
E इंटू ई अपॉन एम। याद रखना सिंपल है, ये लिखा है मैंने एक्सेलरेशन इंटू टाइम। दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बेटा किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे और रिलैक्सेशन टाइम। अगर सोच के देखो कि मैं अगर सब कुछ कांस्टेंट रखूं और मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, तो मेरे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ऐसे कभी कभी सोचने के लिए काम आ जाता है। ठीक, तो ये वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसका जो ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू का ऑर्डर वो आता है 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको मैं लिखूं तो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू इस ऑर्डर की आती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है ये, लेकिन इसी वैल्यू के कारण तुम ऐसा मानो कि करंट फ्लो हो रही होती है। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच कॉजेस करंट इन द वायर, है ना। तो इसकी जो वैल्यू का ऑर्डर आता है वो 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेगी तुम्हें, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस टाइप, है ना। कई बार क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी होती हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो रियल वैल्यूज होती हैं वो इसी टर्म में। तो ये तो अपना रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। याद रखना बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू ए टी से याद रखना, है ना। v इज इक्वल टू ए इंटू टी, एक्सेलरेशन लिखेंगे e इंटू ई अपॉन एम, टाइम इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण वायर में कितनी करंट है, हाउ मच इज द करंट इन द वायर ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो बेटा ध्यान से सोचो कि मान लो ये एक वायर है ना। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो मैं कहूँ कि ये कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, भाई करंट होती क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हो रहा होता है, दैट इज नोन एज करंट। तो क्या होता है ना, हर कंडक्टर में एक टर्म होती है एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अदरवाइज ये क्या है, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर की डेंसिटी है ये, चार्ज कैरियर्स डेंसिटी एन। तो जो करंट का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप इसको खुद देखना कि यही आएगा आंसर, एन ई ए इंटू वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में मैं करंट को लिख सकता हूं एन ई ए वी डी। अब मैं इसको समझाता हूं ये कैसे लिखा, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मान लो ये लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, कैंसिल हुआ, क्या आया, मीटर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर, ये जो दोनों टर्म है इनने इसने मिलके दिया कि पर यूनिट लेंथ कितने इलेक्ट्रॉन है इस वायर में। ये दोनों टर्म मिलके क्या दे रही है, इस वायर में पर यूनिट लेंथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इंटू ई। तो ये जो टर्म आई ना एन ई ए, एन ई ए दे रहा है, एन ई ए की चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या दे रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ना भाई। number of electrons per unit volume multiplied by area is number of electrons per unit length, and number of electrons per unit length multiplied by charge of electrons is charge per unit length। per unit length में कितना चार्ज कैरियर का टोटल चार्ज, है ना। वायर्ड ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, पर जो चार्ज कैरियर है उस पर कितना चार्ज। ठीक, तो ये आ गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये जो टर्म है ना, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, ये लेंथ कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ को, ये है चार्ज अपॉन लेंथ, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, तो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, जो क्या होता है करंट। काम की बात है, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मैंने बस आपको एक्सप्लेन करके बताया कि वो कैसे आते हैं। कई बार क्या होता है ना
कि आपको n नहीं देके वो दे देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो अगर उन्होंने कह दिया ना कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने आपको n into a की वैल्यू दे दी, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा ओपन करके समझाया। किसी दो को प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी टी, एन दिया होता है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में, ई तो अपन जानते ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया सब कुछ एसआई यूनिट में, एरिया दिया होता है मीटर स्क्वायर में, ना दिया हो तो चेंज करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी होगी मीटर पर सेकंड में, तो अगर मैं चारों को एसआई यूनिट में रखूं, मतलब एन को पर मीटर क्यूब, ई को कूलम्ब, ए को मीटर स्क्वायर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो मुझे करंट का आंसर एसआई यूनिट मतलब एम्पियर में मिलेगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो मैं अगर इसे वापस लिखूं यहाँ पे सेपरेटली, तो ये फॉर्मूला एक तो हमें याद करना है, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, जहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने सेपरेटली पहले बता दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई इंटू ई अपॉन एम इंटू, अलग से इसको अपन यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये दोनों अपन ने अभी तक सीखा है। फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ करंट डेंसिटी क्या हो, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी होती है बेटा करंट अपॉन एरिया। तो एरिया से अगर डिवाइड कर दें, एन इंटू ए इंटू बी टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। कुछ भी ध्यान देखो, ज्यादा याद नहीं करना है, ये याद रखना बहुत सिंपल है। एक आपको ये याद रखना, याद होता भी है बहुत से लोगों को, एन ई ए वी टी, है ना? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो n दिया हुआ है आपको 10⁻20 पर मीटर क्यूब, और एरिया दिया हुआ है आपको 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है से 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड करंट, क्या पूछा जाए, फाइंड करंट, तो आप कहोगे सर करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन की वैल्यू 10⁻20, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻4 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी 10⁻⁻4। कितना आया ये सॉल्व होके, 19, 23, 27, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये आ गया 0.16 माइक्रो एम्पियर, है ना? तो ऐसे कई बार इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एरिया ना देके आपको दे देते हैं कि वी हैव अ वायर ऑफ रेडियस दिस एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इसमें से इस फॉर्मूले में बेटा देखो ध्यान से 5 टर्म है, आई एन ई ए वी डी, ई की वैल्यू हमें पता होती है, तो बच क्या गया, आई एन ए वी डी। इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज दी होती है, चौथी चीज हमें पूछी जाती है ना? तो इस पे बेस्ड कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं सवाल, ध्यान से कैलकुलेशन करके आंसर बताना होता है, इसमें और फिर रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं लगती, है ना? ध्यान रखेंगे, है ना? ये मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे जो मैंने करंट का फ्लो माना है वो किसकी वजह से माना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण माना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कल को वो मान लो क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करते हैं, बोलने की एक किसी जगह पे करंट फ्लो हो रही है और वो करंट अल्फा पार्टिकल के कारण फ्लो हो रही है ना? तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e। तो यहाँ जो e कारण लिखेंगे, e की जगह वहां क्या लिख देंगे, 2e। इतनी सी बुद्धि लगा लेंगे कि मान लो अल्फा पार्टिकल की डेंसिटी दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है और वीडी दे रखा है, तो वहाँ ई की जगह क्या लिखेंगे, 2e। ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज कैरियर चेंज कर दिया तो हमें उसका चार्ज भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें उन्हें करंट का फ्लो किसी नए चार्ज कैरियर की वजह से दिया, तो वो और डेंसिटी उसी की दी है, तो उसका नंबर लिख लेंगे, है ना? ऐसा सिंपल दिमाग लगा के सोच सकते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज बताता हूँ,
क्या होता है कि मैं दो टाइप के क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, है ना। करंट थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यहाँ करंट थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। करंट में एक बहुत ही अच्छी चीज है बेटा, अगर मान लो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इधर की तरफ करंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब वायर में कहीं भी मैं दो क्रॉस सेक्शन लूंगा उनका एरिया इक्वल होगा, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 है। और करंट का फॉर्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू NEA/VD, है ना। तो बेटा ये अगर पूरा का पूरा एक ही वायर है तो n सेम होगा, क्योंकि n इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जिसे मैं कहूंगा कॉपर में 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, तो जो ये स्मॉल n लिखा हुआ है चार्ज डेंसिटी है, करंट चार्ज कैरियर की डेंसिटी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी। E ये तो कांस्टेंट है। एरिया मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कह दिया तो एरिया सेम होगा, है ना। तो अगर मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर की बात करूं तो अपन ये तो समझ गए कि n सेम होगा, ई सेम होगा और एरिया भी सेम होगा। बचता है मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सोचना। तो बेटा एक चीज याद रखना, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो हर क्रॉस सेक्शन से करंट सेम जाता है। जितना करंट यहाँ से एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। करंट इज सेम थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शंस, करंट इज सेम थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शंस। और ये ना नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक ऐसे कंसेप्ट से गवर्न होता है जिसको कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। किससे गवर्न होता है? चार्ज कंजर्वेशन। करंट कैरिंग वायर चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो बेटा करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये जो रीजन बना रहा हूँ ये कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। एक सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज आया तो 10 कूलम चार्ज आएगा, 20 कूलम चार्ज आया तो 20 कूलम चार्ज जाना होगा, क्योंकि ये पार्ट चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता तो हम कहेंगे चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, और कंटिन्यूअस फ्लो को ही करंट कहते हैं। तो कल को अगर पता है ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी दिया हो, मान लो ये वायर जो है ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब हर जगह एरिया इक्वल नहीं है। इस जगह का एरिया कुछ A1 है, इस जगह का एरिया कुछ A2 से, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, और मैं कहूँ इसमें से करंट फ्लो हो रही है तो भी यहाँ और यहाँ करंट सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस वायर से मैं कहूँ कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो जितना चार्ज बेटा यहाँ एंटर होगा पर सेकेंड, जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर जाएगा। ये बिल्कुल पानी के फ्लो जैसा है ना। पानी में जैसे आप जानते हो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, A1B1 इज इक्वल टू A2B2 फ्लूइड के फ्लो में। भाई एक पाइप से मान लो पानी बह रहा है ना, आप जानते हो कि एक पाइप से मान लो ऐसा कहीं पानी फ्लो हो रहा हो और पाइप का एरिया नॉन यूनिफॉर्म, तो भी जितना पानी यहाँ से एंटर होगा उतना पानी यहाँ से बाहर जाएगा। तो अगर बीच में कहीं पानी स्टोर होने लग गया तो पाइप फट सकता है ना। सेम यहाँ पे चार्ज के फ्लो के साथ कि जितना चार्ज एंटर होगा उतना चार्ज बाहर जाएगा, तो कहीं भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, है ना। ये एक तरह से कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। तो एक एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो या वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्या चीज सेम होती है? करंट इज सेम थ्रू ऑल द क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, कि वायर में जितना चार्ज किसी भी क्रॉस रीजन में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज पता चल गई कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात करूं मैं तो एन हर जगह सेम ही था, ई सेम ही था। अगर एरिया सेम है और करंट सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम है। भाई अगर एरिया हर जगह सेम है और करंट तो सेम आएगा ही, क्योंकि हमने चार्ज कंजर्वेशन से सीख लिया, तो इसका मतलब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, हर जगह सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, है ना।
नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखो। तो आपको अपन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में फॉर्मूला यही लिखेंगे, I इज इक्वल टू NEA VD, लिख लिया ऐसे, है ना। ये हर जगह सेम, ये दोनों भी हर जगह सेम, तो ये दोनों चीजें तो हर जगह सेम हो गई। बचा क्या, A इंटू वी डी, क्या बचा, A इंटू वी डी इज कॉन्स्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, A इंटू वी डी इज कॉन्स्टेंट। आई सेम होगा, ये सबको समझ में आ गया, एन सेम होगा, ई सेम होगा। तो जहां एरिया ज्यादा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। डायग्राम से दिख रहा है A1 इज ग्रेटर देन A2, तो मैं कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2। जहां एरिया ज्यादा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। ऐसा पानी में भी होता है, जहां एरिया कम होता है वहां पानी तेज फ्लो हो रहा होता है, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां पानी धीमा फ्लो हो रहा होता है। तो ये इन जगहों पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यूज है ना। कि अगर अपन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में बात करें तो अपन क्या कहेंगे, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। तो इसमें कुछ और टर्म्स को भी मैं सिखा दे रहा हूँ कि मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर में करंट फ्लो हो रही है, मैं ये भी बताऊंगा कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिसाइड करना सिखा दिया मैंने, है ना। कि ये मान लो कुछ A1 है, ये मान लो A2 है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा है, तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकाली कि V1 की वैल्यू V2 से कम होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, I1 इक्वल टू I2, करंट तो सेम होगा भैया, है ना। करंट हर जगह सेम होगा, हर क्रॉस सेक्शन में। करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। अगर मैं कहूँ करंट हर जगह सेम है, तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो J, जहां एरिया ज्यादा वहां करंट डेंसिटी कम, तो J1 इज लेस देन J2। ये किसका रिलेशन है, करंट डेंसिटी। कैसे लिखा, सिंपल से लॉजिक से कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम। एक और चीज पूछते हैं, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है भाई। ये जो E है कांस्टेंट है, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है किसी टेम्परेचर पे। तो क्या बचा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 विल बी लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बताओ इनके बीच का क्या रिलेशन होगा। तो बेटा सिंपल सा रिलेशन है, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और फील्ड तीनों की वैल्यू कम होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एरिया सेम होगा तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात होगी, तो हर जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम होगी, करंट भी सेम होगी, करंट डेंसिटी भी सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। दिस वाज करंट थ्रू एनालिसिस ऑफ करंट थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना कई बार इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसको लिखने का टाइम दे रहा हूँ। ठीक, एक मिनट। करंट थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कि अगर एरिया सेम ना हो तो जहां एरिया ज्यादा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, करंट हर जगह इक्वल है क्योंकि वहां करंट डेंसिटी भी कम, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन किया, तो करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, तो उससे यहाँ ये मालूम चला, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता कर लिया। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज थी, जो अपन डिफरेंट फॉर्मूले के हेल्प से एनालाइज करके बता सकते हैं कहाँ कौन सी चीज ज्यादा होगी, कहाँ कौन सी चीज कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ, अभी अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, फिर उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे।
है ना। ओम्स लॉ मैं जो मैं रिलेशन डिराइव करने वाला हूँ दैट इज J vector is equal to sigma into E. This is Ohm's law in microscopic form. इसको मैं derive करूंगा कि current density is equal to conductivity multiplied by electric field. ठीक है, तो इसको मैं derive करने वाला हूँ। ठीक है, I का फॉर्मूला अपन ने क्या सीखा? तो I का फॉर्मूला सीखा अपन ने NEA into VD। फिर यहाँ से अपन ने J क्या सीखा? करंट अपॉन एरिया, मतलब NE into VD। फिर VD को क्या लिख सकते हैं? N इंटू ई। VD को लिख सकते हैं बेटा E इंटू ई अपॉन M इंटू टाउ। फिर मैंने क्या किया, E के अलावा बाकी सबको एक साथ लिख लिया, कैपिटल E के अलावा। तो ये बन गया N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल। अब इस सबको एक साथ क्यों लिखा, उसका रीजन है। आप ध्यान से देखो कि इस बॉक्स के अंदर वो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, वो उस मटेरियल पे डिपेंड करती है। n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कॉपर में डिफरेंट होगा, सिल्वर में डिफरेंट होगा, आयरन में डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम में डिफरेंट होगा। ई तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और टाउ ये भी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कि जैसे अगर मैं जानता हूँ कि मान लो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम 10 की पावर -14 सेकेंड है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और ई क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी चीज लिख रखी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और इस टर्म, पूरी टर्म को कहते हैं बेटा कंडक्टिविटी। So J is equal to sigma into A, है ना। और सिग्मा तो मतलब स्केलर या कांस्टेंट नंबर है, तो J वेक्टर और सिग्मा E वेक्टर पैरेलल होंगे। इसलिए मैंने तब कहा भी था कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। जहाँ सिग्मा को क्या लिखा मैंने, व्हाट इज सिग्मा? तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एंड इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? कंडक्टिविटी। और रो, रो होता है 1 अपॉन सिग्मा, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, है ना। तो 1 अपॉन सिग्मा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टेन, है ना। और वापस एक बार एक चीज मैंने जो बताई थी वो यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस रिलेशन से, ये सिग्मा के रिलेशन से, कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको याद हो मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। और बेटा अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि फॉर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। यहाँ से मैंने अपने उस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये तो पक्की सी बात है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। और अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो फॉर कंडक्टर्स, यहाँ से फिर से एक बार प्रूफ हुआ कि फॉर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, है ना। और ध्यान से देखिए, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब मैं अगर कह दूं कि 27 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी ये है, तो फिक्स हो गया। मैं उस कॉपर से किसी भी शेप का वायर बनाऊं, किसी भी शेप का, स्फेरिकल मतलब सिलेंड्रिकल, स्क्वायर शेप का, कुछ भी बनाऊं, उसकी कंडक्टिविटी सेम होगी। तो कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी चेंज होगी, है ना। तो ये उस वायर की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। आगे मैं वो टॉपिक लूंगा एक छोटा सा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को कंपेयर करने, तो वहां के लिए ये चीज अपने को काम आएगी। ठीक, ये तो था अपना ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन microscopic form. Ohm's law
इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब हम इस ओम्स लॉ को बेटा उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिस फॉर्म में हम इसे अपने सर्किट्स में यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान से, J इक्वल टू सिग्मा ई, ये तो पता चल गया है ना, ये अपना ओम्स लॉ है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, J इज इक्वल टू 1 बाय रो इनटू, सोचो एक वायर है ना? इसमें आपने क्या किया, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों एंड्स के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस V है और मान लो इसकी लेंथ L है। कितनी है इसकी लेंथ, L। L इज द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये तो जानते हो कि मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू E इंटू एल। ये आपको लिखना सिखा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो अपन क्या करते हैं ना, आई जे को लिख देते हैं आई अपॉन एरिया, 1/रो को 1/रो रहने देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देता हूं मैं V अपॉन एल। तो यहां से आता है I इज इक्वल टू, एरिया ऊपर चला जाएगा, एरिया अपॉन रो इंटू एल इंटू V। ये जो टर्म बन रही है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, वेयर R इज रो L अपॉन A। R is equal to रो L अपॉन A, और अपन बचपन से जानते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दिस इज रेजिस्टिविटी, L लेंथ है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस देखो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे एंड ज्योमेट्री पे। अच्छा, मटेरियल एंड टेम्परेचर दोनों पे, क्योंकि इन पे क्या डिपेंड करता है, रो। मटेरियल और टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है, रो। और इसमें आर के फॉर्मूले में ज्योमेट्री की भी टर्म है, मतलब ये ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। जबकि अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, रेजिस्टिविटी, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। सो दिस इज द ओम्स लॉ इन द फॉर्म वी नो, I is equal to V upon R, where I is the current through the circuit, V is the I is the current through the resistor, V is the potential difference across the resistor, and R is the resistance. R क्या है उसका, resistance. So this is Ohm's law. Ohm's law मतलब I जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये V और I, V और I के बीच अपने फॉर्मूला क्या सीखा, V इज इक्वल टू आई आर, इसको लिख सकते हैं। तो इसका प्लॉट ऐसा होगा। तो अगर V और I के बीच का ग्राफ बनाऊं तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, दैट इज स्लोप, वो क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस। और कल को मैं बेटा IV ग्राफ का स्लोप बनाऊं, IV ग्राफ बना दो तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वापस इसका tan थीटा है ना, वो क्या दिखाएगा, 1/r। 1/r इज कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा 1/r। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है कि ग्राफ कौन सा दिया है, VI ग्राफ दिया है या IV ग्राफ दिया है। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देगा, IV ग्राफ का स्लोप 1/रेजिस्टेंस देगा, है ना। अच्छा, क्या दुनिया में हर कंडक्टर या हर चीज ओम्स लॉ को फॉलो करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर चीज ओम्स लॉ को फॉलो करेगी। हमें वो सीखना है अभी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोज आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। मोस्टली कंडक्टर्स इसको फॉलो करते हैं, मटेरियल्स विच फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं
are called ohmic materials. बिल्कुल ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दुनिया में से हजारों लाखों चीजें हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, बट हमें वही पढ़ना है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। नॉन ओमिक मटेरियल्स के खूब सारे एग्जांपल्स, नॉन ओमिक मटेरियल्स, नॉन ओमिक मटेरियल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल जो अपने कोर्स में है दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ओमिक नहीं होता है। ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब कि अगर मैं उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना करूंगा तो करंट दुगनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करूंगा तो करंट आधी हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है ना, उसमें डायोड्स में कुछ और होता है, एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक कोई करंट ही फ्लो नहीं होती है, उसके बाद वो कंडक्ट करने लग जाता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते है ना, बट अपने को क्या सीखना है, वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसके लिए ग्राफ सही है। नॉन ओमिक मटेरियल के बाद जब सेमीकंडक्टर चैप्टर में जाएंगे तो वहां करेंगे। तो अपने लिए ओम्स लॉ है ये I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पे बेस्ड, फिर अपन सीखेंगे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, फिर अपन अपने सर्किट में ओम्स लॉ को यूज करने आ जाएंगे। ठीक है, तो वापस आप इसको नोट कर लो पहले फटाफट। तो ये अपना ओम्स लॉ था, I is equal to V by R. V is the potential difference across the conductor or across the resistor. I is the current flowing through that resistor and R is the resistance. ठीक है, फिर इसका ग्राफ है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे फिर आगे चलें। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ए वायर हैज रेजिस्टेंस R, एक वायर का रेजिस्टेंस R है। नाउ it is stretched to make its length n times। इसको स्ट्रेच किया जाता है जिससे इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, n टाइम्स। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, इसको स्ट्रेच किया गया कि इसकी लेंथ n टाइम्स हो गई, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, एन आर, एन स्क्वायर आर, आर बाई एन, आर बाई एन स्क्वायर। चार ऑप्शन है, सॉल्व कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए। सुनिए, वायर को स्ट्रेच किया गया तो उसकी लेंथ n टाइम्स होगी, तो क्या उसका एरिया चेंज नहीं होगा। एक वायर था है ना, इसकी लेंथ L थी और इसका एरिया A था। अब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया और मैंने कहा कि इसकी लेंथ जो थी वो अब L डैश, वो अब N इंटू L हो गई, तो क्या एरिया सेम रहेगा, नहीं, एरिया भी चेंज होगा ना। क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट सेम रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल बी सेम। आपने एरिया चेंज ही नहीं किया, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप लिखोगे A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश। तो A इंटू एल अपने को पता है, A डैश इंटू N इंटू एल। तो ऑब्वियस सी बात है कि A डैश जो है वो A अपॉन N हो जाएगा। तो अगर लेंथ को मैं N टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो एरिया जो है वो N टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं नया R डैश, इट इज रो L डैश अपॉन A डैश। तो ये आ गया n स्क्वायर रो एल अपॉन ए, दैट इज n स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, ये गलती होती है
है ना, जो भी आपसे हुई 12 में से 10 लोगों से गलती हुई और इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं सोच सकते थे, ये गलती होती। कि आपको कुछ दो टाइप के सवाल पूछते हैं, एक आपको कहा जाएगा ना कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, दूसरा वायर है जिसका एरिया सेम है, लेंथ n टाइम्स L, तो वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि वायर को स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच मतलब खींच रहे हैं, वायर की डायमेंशन चेंज कर रहे हैं खींच के, मतलब वॉल्यूम सेम है, उसी वायर को शेप चेंज कर रहे हैं, तो बेटा लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते हैं एक साथ, है ना, कोई एक चेंज नहीं हो सकता। एंड इसमें कहूँ कि इसकी लेंथ को दुगना किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, मैं कहूँ कि लेंथ को 4 गुना किया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, है ना। जल्दी से इसको लिखिए खुद से, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि a wire is stretched to decrease its radius by 25%। वायर को ऐसे स्ट्रेच किया गया कि इसकी रेडियस 25% इंक्रीज डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इट्स रेडियस, स्ट्रेच करेंगे तो पतला होगा वायर, to decrease its radius by 25%, find percentage change in its resistance। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वैल्यू आएगी तो आप वो आराम से चैट बॉक्स में लिख सकते हो। A wire is stressed to decrease its radius by 25%, find percentage change in its resistance, है ना। अपने को आंसर वैल्यू और ये भी लिखना है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो सिंपल है, मतलब बेसिक सी मैथ्स है। हम तो जानते हैं कि अगर लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो एरिया n टाइम्स डिक्रीज होता है, उल्टा भी हो सकता है उसका, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, इन्होंने रेडियस दे दी, है ना, तो रेडियस 25% डिक्रीज हुआ, मतलब r डैश जो हो गया वो एक तरीके से कितना हो गया 3r/4। पहले अगर r था 25% कम हो गया तो अब वो कितना हो गया 3r/4। बहुत अच्छी बात कि रेडियस पहले से 25% डिक्रीज हो गई। तो जो एरिया आएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ए डैश जो आएगा उसको अगर मैं लिखूं पाई आर स्क्वायर की टर्म में तो वो 9a/16 हो जाएगा। मतलब अगर पहले का एरिया ए मानो तो बाद का एरिया क्या हो जाएगा 9a/16, है ना। एरिया इज 9a/16। लेंथ की बात करूं तो l डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16l/9, है ना। कैसे कि a इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, तो यहाँ से एल डैश आ जाएगा, मतलब एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है a/16/9। तो जो अपन ने n लिखा था n, वो n ये रहा कि अगर एरिया को n टाइम्स डिक्रीज किया तो लेंथ जो है वो n टाइम्स इंक्रीज। तो अगर मैं पूछूं कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज n स्क्वायर r, n स्क्वायर टाइम्स, तो ये क्या आ गया 16/9 होल स्क्वायर इंटू r। तो नया रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से 256/81 आर। दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस, है ना। और पहले का रेजिस्टेंस क्या था आर, तो चेंज कितना हुआ आर डैश माइनस आर, दैट इज 256r/81 माइनस आर। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 175r/81। दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज निकालोगे, परसेंटेज चेंज इट इज इक्वल टू 175/81 इंटू 100/r कैंसिल हो जाएगा इंटू 100, ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 216% आएगा। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि अगर अभी तक मैंने लार्ज चेंज किया 20%, 25%, 50% या लेंथ को n टाइम्स किया, कई बार ना स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंज, ठीक। जैसे आपसे कह दिया लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5%। तो अब अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी कि लेंथ में 5% का चेंज, मतलब लेंथ जो है वो पहले
अगर L था तो 1.05 L हो गया, तो एरिया जो है वो A अपॉन 1.05 हो गया, फिर 1.05 का स्क्वायर किया, तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। तो अपन एरर वगैरह बेसिक बेसिक सीख चुके हैं, तो इसमें अपन ये समझ सकते हैं कि स्मॉल चेंज में अपन एरर वाला मेथड यूज करेंगे, स्मॉल चेंज वाला। तो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, है ना। अच्छा, चेंज करने में रो तो चेंज होना नहीं है ना, रो कांस्टेंट होता है, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, इफ, अच्छा A इंटू एल कॉन्स्टेंट है, A इंटू एल इज कांस्टेंट, है ना। तो आपसे मैं अगर पूछूं तो आप कहोगे कि डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, आप लिख सकते हो अगर मैं इसको उधर ले आके मल्टीप्लाई करूं, या फिर डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा A अपॉन A इज माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू रो कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एरिया नीचे है, तो माइनस डेल्टा ए। मैं अभी एरर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं चेंज निकाल रहा हूँ। एरर में आप कहोगे सर हमेशा ऐड होती है, मैं चेंज निकाल रहा हूँ कि ए नीचे था तो ए के बढ़ने से आर कम होगा। डेल्टा ए अपॉन ए को माइनस डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हैं, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाय। तो अगर स्मॉल चेंज की बात हो, तो अगर मैं कहूंगा कि लेंथ में अगर 5% का चेंज हुआ, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज होगा, 10%, है ना। वैसे ही अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और अगर मैं एरिया के साथ लिखूं तो इट इज माइनस 2 डेल्टा ए अपॉन ए। एरिया को 5% इंक्रीज किया तो ये माइनस का दिखा रहा है कि ऑपोजिट ट्रेंड होगा, दिस माइनस इज सेइंग ऑपोजिट ट्रेंड। मतलब अगर एरिया इंक्रीजेस बाय 5%, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 5%, सॉरी बाय 10%, है ना। और यहाँ अगर लेंथ इंक्रीजेस बाय 5%, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 5%। ऑब्वियस सी बात है, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो स्मॉल चेंज के केस में अपन ये एरर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक, जल्दी नोट कीजिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आज की क्लास का। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट पे बेस्ड, आर इक्वल टू रो एल ए पे बेस्ड, कि अपने पास ना एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है अपने पास। मैं ही सॉल्व करूंगा। दिस इज अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। फेसेस आपको दिख ही रहे होंगे, इसके कहाँ कहाँ क्या है। इसके डायमेंशन दिखा रखे हैं अपने को। ये डायमेंशन x है, ये डायमेंशन y है, और ये डायमेंशन z है, वैल्यू वाइज, है ना। एक x है, एक y है और एक z है। तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के वो रेजिस्टेंस पूछा है ना। 1 और 2 फेस के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, इधर 3 और इसके ठीक ऑपोजिट इधर 4, 3 और 4 के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, और 5 ऊपर है और 6 नीचे। तो आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2 क्या होगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 4 क्या होगा, और रेजिस्टेंस अक्रॉस 5 6 क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो तो सेम होगा, है ना। लेंथ क्या होती है, जिन दो सरफेसेस के बीच रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस लेंथ होती है। जैसे मैं अगर बेटा 1 और 2 के बीच, इस फेस और इस फेस के बीच रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो दिस x इज लेंथ और इस सरफेस का एरिया लेंथ। अगर मैं 3 और 4 के बीच निकाल रहा हूं, तो ये वाली सरफेस यहां से यहां निकाल रहा हूं, तो ये जो विड्थ है ये लेंथ है और ये सरफेस का एरिया लेंथ। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 5 और 6, मतलब ऊपर से नीचे के बीच, तो ये जो इसकी थिकनेस है ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज लेंथ, और ये वाला एरिया लेंगे। तो लेंथ क्या होता है कि जिन दो सरफेसेस के बीच आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो लेंथ है, और
वो जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इनमें इनकी वैल्यूज रखूं 1 2 के लिए, तो इट इज रो, लेंथ क्या लेंगे x अपॉन एरिया, एरिया क्या लेंगे y z। तो 1 2 के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा रो, l इज x, एरिया इज y z। 3 4 के क्रॉस निकालेंगे तो रो, लेंथ इज y, एरिया इज x z। और अगर मैं 5 6 के क्रॉस निकालूं तो रो, लेंथ इज z, एरिया इज x। ये ध्यान रखना, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि लेंथ कौन सा लेंगे और एरिया कौन सा लेंगे। तो अपनी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, इसको नोट कर लीजिए।